हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। तो सबसे पहला सर्कुलर है हमारा रिलेटेड टू पेमेंट एग्रीगेटर। तो यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन लॉन्च किया ऑन रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स, जिसमें बात की गई है कि अगर एक कंपनी को अपना खुद का पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है तो उनको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, कैसे वो आरबीआई से अप्रूवल ले सकते हैं फॉर ऑपरेटिंग पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। ये सब बातें की गई हैं इस मास्टर डायरेक्शन में। तो इनको समझने से पहले हम समझेंगे पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये समझते हैं हम। तो सपोज एक राहुल नाम का व्यक्ति है, ठीक है। एक है राहुल नाम का व्यक्ति। अब ये गया अपनी लोकल दुकान में, ठीक है, जो इसके घर के पास दुकान थी उसमें गया। और वहां पे क्या किया, इसने 200 रुपए का सामान खरीदा इस शॉप से। अब राहुल के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो 200 रुपए कैश सीधा इस शॉपकीपर को दे दे। दूसरा ऑप्शन, वो शॉपकीपर को बोलेगा कि भाई आप अपने करंट अकाउंट के क्यूआर कोड दीजिए मेरे को, और मैं डायरेक्टली यूपीआई से स्कैन करके आपके क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर दूंगा आपके डायरेक्ट अकाउंट में। तो यहाँ पे राहुल ने क्या किया, सेकंड ऑप्शन यूज किया। इस शॉपकीपर का क्यूआर कोड स्कैन किया अपने यूपीआई से और डायरेक्ट 200 रुपए इस शॉपकीपर के अकाउंट में डाल दिए। अब यहाँ पे शॉपकीपर क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर सकता है, अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन करेगा और अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर लेगा कि भाई राहुल के नाम से यूपीआई से 200 रुपए आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस एकदम बढ़िया चलता है, ठीक है। पर ये है आपका स्मॉल स्केल प्रोसेस, ठीक है। आप डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, और शॉपकीपर भी डायरेक्टली चेक कर रहा है अपने अकाउंट में लॉगिन करके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रोसेस है। पर ये है आपका लो लेवल पे, ठीक है, मतलब स्मॉल स्केल पे। ये शॉपकीपर में दिन में कितनी ट्रांजेक्शन होती होगी, 30 40 50 60 70 ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दिन की। तो वो शॉपकीपर चेक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यही अगर आप जो ये ट्रांजेक्शन हो रही है इसके स्केल को इंक्रीज कर दो, तब थोड़ा, जैसे कि दिन की समझ लो 2000 ट्रांजेक्शन हो रही है, 3000 ट्रांजेक्शन हो रही है, तब क्या शॉपकीपर चेक कर सकता है? वो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अभी क्या था, फ्लिपकार्ट की सेल चल रही थी, बिग बिलियन डेज, ठीक है। फ्लिपकार्ट की सेल चल रही थी बिग बिलियन डेज। अब राहुल ने क्या किया, यही वाला एग्जांपल लेते हैं राहुल का। राहुल ने क्या किया, यहाँ पे एक फोन ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, ठीक है। एक फोन ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, और जो फोन था उसकी कीमत थी 10,000 रुपए। तो जैसे ही राहुल ने फोन ऑर्डर किया, तो यहां पे क्या होगा, राहुल का एक ऑर्डर आईडी बन जाएगी, ऑर्डर आईडी। अब समझ लो पेमेंट एग्रीगेटर वास्तव में थे नहीं, ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर एग्जिस्ट नहीं करते थे। तब काम कैसे करना पड़ता राहुल को, राहुल को क्या करना पड़ता, डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के अकाउंट में ये 10,000 रुपए ट्रांसफर करने पड़ते, ठीक है। यूजिंग नेट बैंकिंग जैसे मर्जी करता, वो 10,000 रुपए डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के अकाउंट में डालता और वहां पे अपनी ऑर्डर आईडी मेंशन करता कि भाई मेरी ऑर्डर आईडी ये है और इसके अगेंस्ट में मैं 10,000 की पेमेंट कर रहा हूं आपको। फिर फ्लिपकार्ट वाले क्या करते, अपने अकाउंट में चेक करते कि भाई हाँ, ये इस ऑर्डर आईडी से 10,000 की पेमेंट आई है। फिर वो इस ऑर्डर आईडी को चेक करेंगे कि इस ऑर्डर आईडी में था कौन सा प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू कितनी थी। फिर वो चेक करेंगे, हाँ भाई इस ऑर्डर आईडी में एक फोन था जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी और इस बंदे ने भी हमें 10,000 रुपए पे कर दिए। फिर वो जाके क्या करेंगे, इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे और राहुल का ऑर्डर जो है वो डिस्पैच करेंगे। ये देखो, ये है एक कस्टमर के ऊपर। अब जब बिग बिलियन डेज थे तो दिन के 1 लाख ट्रांजेक्शन हो रही थी, 2 लाख लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, 5 लाख लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। तो सबके ऐसे ऑर्डर आईडी मैच करके, फिर उनके अमाउंट मैच करके पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, ये सब चेक करना एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। तो यहां पे यूज आता है आपका पेमेंट एग्रीगेटर का। इसलिए पेमेंट एग्रीगेटर की स्थापना हुई है, इसलिए पेमेंट एग्रीगेटर बनाए गए हैं। अब पेमेंट एग्रीगेटर क्या करेगा, ये जितना भी काम था मैनुअल काम, ठीक है, जो फ्लिपकार्ट को करना पड़ रहा था, वो सब कौन करेगा, अब पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या करेगा, जैसे ही राहुल ने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट एग्रीगेटर वहां पे उसको जैसे उसने 10,000 का फोन ऑर्डर किया, तो वो उसको बिल जो शो करेगा सीधा ही देगा 10,000 का, कि आप 10,000 का बिल पे कीजिए, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जैसे ही राहुल बिल पेमेंट कर देगा 10,000 रुपए की, ये क्या करेगा, ये फ्लिपकार्ट को एक मैसेज भेजेगा कि पेमेंट फ्रॉम राहुल कंफर्म्ड। फिर फ्लिपकार्ट क्या करेगा, इसका ऑर्डर डिस्पैच कर देगा। अब यहां पे देखो, पेमेंट एग्रीगेटर का काम सिर्फ इतना ही नहीं है। पेमेंट एग्रीगेटर यहां से क्या करेगा, ये 10,000 की जो पेमेंट है, ये पेमेंट एग्रीगेटर के एक नोडल अकाउंट में आती है। नोडल अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्क्रो अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे पेमेंट एग्रीगेटर क्या करेगा, इस 10,000 में से अपनी फीस माइनस कर लेगा, जो भी इसकी 5 10 रुपए जो भी इसकी फीस होगी, वो ये इसमें से माइनस कर लेगा। बाकी जो पैसे होंगे उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक जो फ्लिपकार्ट को जाएंगे, दूसरा
जो सेलर को जाएंगे, जिस सेलर ने ये फोन डिस्पैच किया है उसको। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? पेमेंट एग्रीगेटर। तो फ्लिपकार्ट का काम काफी आसान हो गया, इसलिए इन पेमेंट एग्रीगेटर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक रीजन बिहाइंड पेमेंट एग्रीगेटर्स। अब यहाँ पे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स। अब देखो, पेमेंट एग्रीगेटर्स की क्लासिफिकेशन दो दो चीजों पे बेस्ड है। एक, कितने टाइप के पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। दूसरे, कौन कौन से टाइप से पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च किए जाते हैं इंडियन मार्केट में। तो देखो, आपके दो टाइप के पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च किए जाते हैं। एक किए जाते हैं बैंक के द्वारा, जिनको हम बोलते हैं बैंक पेमेंट एग्रीगेटर, और दूसरा अदर पेमेंट एग्रीगेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर। दो ही कैटेगरी है आपकी। एक, जो पेमेंट एग्रीगेटर बैंक के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे उनको हम बोलेंगे बैंक पेमेंट एग्रीगेटर, और उसके अलावा कोई भी कंपनी लॉन्च कर रही है, चाहे एनबीएफसी है, चाहे फिर कोई फिनटेक कंपनी है, जो मर्जी लॉन्च करे, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर। अब बैंक पेमेंट एग्रीगेटर में जैसे कि आपका एसबीआई का जाता है एसबीआई कलेक्ट, ठीक है, फिर आपका आईसीआईसीआई बैंक का आ जाता है इजी पे, फिर एचडीएफसी बैंक का आ जाता है स्मार्ट हब। ये आपके कौन से एग्जांपल है? बैंक पेमेंट एग्रीगेटर के। वही नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर के, रेजर पे हो गया आपका, रेजर पे, फिर आपका पे यू हो गया, फिर कैश फ्री हो गया, इंस्टा मोजो हो गया, बिल डेस्क हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है? नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर के। ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीज, ठीक है, कि कौन इसको लॉन्च कर रहा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर की। तो टोटल आपके तीन टाइप के पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। पहला, पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल का क्या मतलब है? जहां पे आपको पेमेंट करने के लिए एक एक फिजिकल एक्सेप्टेंस डिवाइस मिलती है। जैसे कि समझ लो, आप पेट्रोल पंप पे गए, वहां पे क्या होता है? आपको एक पीओएस मशीन मिलती है, एक मशीन मिलती है जिसमें आप कार्ड ऐसे स्वाइप करते हो, जैसे वो रेजर पे की है। तो वो क्या हुआ? एक पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल का पार्ट हुआ। ठीक है, फिर वहीं अगर आप जैसे पेट्रोल पंप पे गए, वहां पे आपने क्या किया? क्यूआर कोड मिला आपको, ठीक है, क्यूआर कोड मिला। अब आपने वो क्यूआर कोड स्कैन किया, वो रेजर पे का था क्यूआर कोड, आपने उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट की, तो वो क्या हुआ? एक पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल, जहां पे आपको पेमेंट करने के लिए एक फिजिकल साधन की मदद मिल रही है, फिजिकल साधन मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल। फिर दूसरा आता है आपका पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। अब यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर में क्या होता है? देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, और इस पे आपके क्वेश्चन बन भी सकते हैं। ये बेसिकली यूज किया जाता है आपका जब आप इंडिया से बाहर पेमेंट कर रहे हो, या इंडिया के बाहर से आपको पेमेंट आ रही है। तो ये होता है हमारा पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। अब यहां पे क्या होता है? देखो, दो टाइप की पेमेंट्स होती है। एक होती है आपकी इनवर्ड, एक होती है आपकी आउटवर्ड। इनवर्ड और दूसरी होती है आपकी आउटवर्ड। अब इसमें क्या अंतर है? देखो, समझ लो एक जॉन नाम का आदमी है जो कि यूएसए में रहता है। इसने क्या किया? एक राहुल नाम का आदमी था जो इंडिया की ई मार्केट में, ठीक है, ई कॉमर्स साइट पे साड़ी बेच रहा था। अब ये जॉन को अपनी वाइफ के लिए साड़ी परचेज करनी थी, ठीक है, तो उसने क्या किया? ई कॉमर्स साइट से राहुल की साड़ी परचेज कर ली 10,000 रुपए की, जिसकी कॉस्ट थी 10,000 INR। पर जॉन बैठा है यूएसए में, ये पेमेंट कर रहा है यूएसडी में। तो यहां पे ये क्या होगा? यहां पे काम आएगा आपका पेमेंट एग्रीगेटर। वो क्या करेगा? जॉन से यूएसडी में पैसा लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा आईएनआर में, और फिर उस पैसे को दे देगा किसको? राहुल को। अब यहां पे पेमेंट एग्रीगेटर क्या करेगा? जैसे वो जॉन से पैसे लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा आईएनआर में, फिर वो जो पैसा होगा उसमें से कुछ अपनी फीस माइनस कर लेगा, कुछ जो उसको कन्वर्ट करने में चार्जेस लगे होंगे वो माइनस कर देगा, बाकी पैसे किसको दे देगा? राहुल को दे देगा। और जब पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इनवर्ड पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बोर्ड इनवर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, और वहीं आउटवर्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है आपकी? देखो, जब समझ लो एक यही राहुल नाम का आदमी है, इसने क्या किया? कोई सब्सक्रिप्शन परचेज किया, जैसे कैनवास का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है। अब कैनवास का सब्सक्रिप्शन था समझ लो $100 का। तो राहुल ने क्या किया? पेमेंट की आईएनआर में। फिर जो हमारा पेमेंट एग्रीगेटर है उसने क्या किया? इस आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट कर दिया, और ये पैसे दे दिए किसको? कैनवास को। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? इंडिया से पैसा बाहर गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम? पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन। जब पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड, पैसा इंडिया में आ रहा है तो इनवर्ड। फिर तीसरी है हमारी पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन। जैसे आप बिल पेमेंट करते हो, ठीक है, वो क्या किस जैसे आपने जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो आप अपनी ये टेस्ट की एग्जामिनेशंस की फीस पे करते हो, ये क्या होता है आपका? पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन के थ्रू
आपकी एग्जामिनेशन की फीस पेड होती है। जैसे आप आईबीपीएस का पीओ का फॉर्म भर रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भर रहे हो, तो जो आप पेमेंट करते हो किसके थ्रू होती है आपकी? ये पेमेंट एग्रीगेटर्स के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप है आपका। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी अगली स्लाइड में कि कौन से रेगुलेशन चाहिए होते हैं हमें फुलफिल करना, कि अगर हमें लाइसेंस चाहिए होता है एक पेमेंट एग्रीगेटर का, तो वो बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर मेरे को अपनी खुद की एक पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म खोलना है तो मेरे को क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, कैसे मैं आरबीआई से अप्रूवल ले सकता हूँ। तो देखो, अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च कि किसने पेमेंट एग्रीगेटर को लॉन्च किया है, तो उसके हिसाब से हम पेमेंट एग्रीगेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक हमारा बैंक पेमेंट एग्रीगेटर और दूसरा है हमारा नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर। जब कोई बैंक पेमेंट एग्रीगेटर को लॉन्च करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक पेमेंट एग्रीगेटर। और बैंक के अलावा कोई और अगर पेमेंट एग्रीगेटर को लॉन्च करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर कोई बैंक अपना पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च कर रहा है तो उसको कोई ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड है, ठीक है, आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। तो बैंक के लिए कोई अलग से ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारा क्राइटेरिया किसके लिए है? नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर एक नॉन बैंक कंपनी अपना पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च करना चाहती है तो सबसे पहला काम उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी इंडिया में अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत उसको इंडिया में अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहली बात ये। फिर जो उसकी कंपनी जिस फील्ड की होगी, उसका जो भी रेगुलेटर होगा उससे उसको एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, सपोज एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और ये चाहती है हम अपना एक पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च करें। तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने रेगुलेटर सेबी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कि भाई सेबी से उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जिस दिन उसको इस सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके 45 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई के पास अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई हम जो है वो पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं। और ये एप्लीकेशन कहां दे सकते हैं? प्रवाह पोर्टल पे, जो आरबीआई का प्रवाह पोर्टल है वहां पे। तो यहां पे प्रवाह की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारी? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है, एंड ऑथराइजेशन। अब यहां पे आपको कोई भी अप्रूवल लेना हो तो आप किसके थ्रू लेते हो? आरबीआई के प्रवाह पोर्टल के थ्रू। तो यहां पे क्या है, पहले आपको अपने रेगुलेटर से अब एनओसी लेनी पड़ेगी। जिस दिन एनओसी मिल गई उसके 45 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा आरबीआई के पास थ्रू प्रवाह पोर्टल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर। अब यहां पे तीसरी कंडीशन क्या है, यहां पे आरबीआई ने बोला है कि जब आप अप्लाई करोगे पेमेंट एग्रीगेटर के लिए तब आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 15 करोड़ की। और जब आपको लाइसेंस मिल गया, ठीक है, जब आपको अप्रूवल मिल गया पेमेंट एग्रीगेटर के लिए, तो उसके 3 साल के अंदर आपको ये नेटवर्थ 15 करोड़ से बढ़ा के कितनी करनी है? 25 करोड़। मतलब जैसे ये ईयर चल रहा है 2025, 2025 में एक कंपनी है एबीसी जिसकी नेटवर्थ थी 15 करोड़ रुपए, इसको अप्रूवल मिल गया पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। तो 2028 तक इसको क्या करना पड़ेगा? 15 करोड़ से बढ़ा के अपनी नेटवर्थ कितनी करनी पड़ेगी? 25 करोड़ रुपए। तो ये चीज भी समझ लेना, ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये तो बात होगी अगर आपको कोई अप्रूवल लेना है आरबीआई से फॉर पेमेंट एग्रीगेटर। अब यहाँ पे लिमिट की बात करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। जो हमारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, जो अभी हमने पढ़ा था, जहां पे जॉन ने साड़ी मंगवाई थी और राहुल ने क्या किया था? कैनवास का सब्सक्रिप्शन परचेज किया था। तो यहाँ पे उसकी लिमिट है। लिमिट कितनी है कि आप पेमेंट एग्रीगेटर का यूज करके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कितने की कर सकते हो? मैक्सिमम सिंगल ट्रांजेक्शन 25 लैक्स की। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। 25 लाख की एक सिंगल ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप बाय यूजिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? ई कॉमर्स के लिए, ठीक है, ई कॉमर्स के लिए। ये चीज याद रखना, जो भी आप बाय एंड सेल करोगे थ्रू ई कॉमर्स उसके लिए एप्लीकेबल है ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, और जिसकी लिमिट कितनी है पर ट्रांजेक्शन? 25 लैक्स की, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो आउटवर्ड ट्रांजेक्शन हो, उसकी लिमिट कितनी है? 25 लाख की। और यहां पे क्या चीज बोली गई है? एक चीज और बोली गई है कि आप जो ये पेमेंट एग्रीगेटर की पेमेंट करते हो, आप देखो यूपीआई का यूज करके कर सकते हो, आप वॉलेट से पैसे दे सकते हो, आप क्या कहते हैं कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का भी यूज कर सकते हो, पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर सकते आप।
जो हमारे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्मॉल वैल्यू पीपीआई, ठीक है, एक होता है आपका स्मॉल वैल्यू पीपीआई, और एक होता है आपका फुल केवाईसी पीपीआई, फुल केवाईसी पीपीआई। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और बोलूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, पर देखो स्मॉल वैल्यू पीपीआई भी आपके दो टाइप के होते हैं। जिसमें एक होता है जिसमें कैश लोडिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, दूसरा उसमें कैश लोडिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। स्मॉल वैल्यू पीपीआई में आप मैक्सिमम कितने पैसे रख सकते हो एट अ टाइम? 10,000। वहीं फुल केवाईसी पीपीआई में आप मैक्सिमम पैसे कितने रख सकते हो एट अ टाइम? 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे क्या बोला आरबीआई ने कि स्मॉल वैल्यू पीपीआई जो है उसका यूज करके आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट नहीं कर सकते। फुल केवाईसी पीपीआई का यूज करके आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हो। पीपीआई क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप पहले से ही पैसे डाल के रखते हो। जैसे आपको पीपीआई का एग्जांपल बताऊं, जैसे मेट्रो कार्ड जो हो गया आपका, दिल्ली मेट्रो का जो कार्ड होता है, ठीक है, जिसमें आप पहले से पैसे डाल लेते हो और फिर उसको बस स्वाइप करते हो गेट पे, तो वो क्या होता है? एक तरीके का पीपीआई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पहले से ही आप पैसे डाल के रखते हो और जब जरूरत होगी पेमेंट करने के लिए आप वहां पे उस कार्ड को यूज कर लोगे। तो स्मॉल वैल्यू पीपीआई का यूज नहीं कर सकते आप फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन डिजीज क्लेम सेटलमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या बोला आरबीआई ने, ये जो हमारी डिजीज क्लेम सेटलमेंट डायरेक्शंस है ये सभी बैंकों को फॉलो करनी है। और कौन सी डेट से पहले फॉलो करनी है? 31 मार्च 2026 से पहले सभी बैंकों को ये फॉलो करनी पड़ेंगी, एप्लीकेबल हो जाएंगी ये सभी बैंकों पे 31 मार्च 2026 से पहले। अब यहाँ पे डिजीज क्लेम सेटलमेंट होता क्या है? जब एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट का पैसा किसको दिया जाएगा? वो होता है हमारा डिजीज क्लेम सेटलमेंट। अब यहाँ पे देखो, जो आपके अकाउंट है बैंक अकाउंट, वो दो टाइप के होते हैं, या तो सिंगल अकाउंट होगा या तो ज्वाइंट अकाउंट होगा। सिंगल अकाउंट होगा या तो उसमें नॉमिनी होगा या नॉमिनी नहीं होगा, और ज्वाइंट अकाउंट होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले हम ज्वाइंट अकाउंट की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे सिंगल अकाउंट की। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल सेम ही रहेगा, एक है आपका ए, एक है आपका बी। ठीक है, ए बी, ए बी, ए एंड बी, इनके हैं ज्वाइंट अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे जब भी अकाउंट खुलवाते हो एक होता है आपका मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब जो आपने अकाउंट खुलवाया है उसको आप कैसे चलाओगे, कैसे ऑपरेट करोगे, वो होता है आपका मोड ऑफ ऑपरेशन। समझ लो पहले केस में मोड ऑफ ऑपरेशन था ईदर और सर्वाइवर। अब इसका मतलब क्या होता है ईदर और सर्वाइवर का? कि ए अगर बैंक में गया, उसने एक चेक भरा अपने अकाउंट का, ठीक है, और उस पे ए ने साइन किए तो उसको पैसे मिल जाएंगे। वहीं अगर बी गया बैंक में और उसने चेक पे साइन कर दिए तो बी को भी पैसे मिल जाएंगे। मतलब ये जो ईदर और सर्वाइवर होता है इसमें कोई भी व्यक्ति बैंक में जाके अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। ये ज्वाइंट अकाउंट को दोनों में से कोई भी एक जाके ऑपरेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में से किसी एक की भी डेथ हो जाए तो ये सारा अकाउंट किसका हो जाता है? जो बच गया उसका। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया ईदर और सर्वाइवर, मतलब दोनों में से कोई भी जाए बैंक में वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। वहीं ए और बी ने जो ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है उसमें उन्होंने मोड ऑफ ऑपरेशन रखा फॉर्मर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर। तो यहां पे कौन अकाउंट को एक्सेस कर सकता है? जो फॉर्मर है ए, मतलब इन्होंने चेक पे साइन किए ए ने और ये बैंक में गए पैसे लेने, तो पैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। वहीं चेक में साइन किए बी ने, वो बैंक में गए पैसे लेने, क्या उनको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है? फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर मतलब जो पहला व्यक्ति है वो ही सिर्फ अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, और जब पहले व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो ये सारा अकाउंट किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। ठीक है, ये सारा अकाउंट किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। फिर बी उसको ऑपरेट कर सकता है, पर जब तक ए और बी दोनों जिंदा है तो सिर्फ ए के ही साइन वैलिड है, बी के साइन की कोई वैल्यू नहीं है उस अकाउंट में, फॉर्मर और सर्वाइवर में। ठीक है, वहीं तीसरा मोड ऑफ ऑपरेशन होता है लेटर और सर्वाइवर। लेटर और सर्वाइवर, अब इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ बी के पास पावर होगी अकाउंट को ऑपरेट करने की, ए के पास नहीं होगी। और जो व्यक्ति बच गया दोनों में से, जिस समझ लो बी की डेथ हो गई तो सारा अकाउंट ए का हो जाएगा, और ए की डेथ होगी तो बी का तो अकाउंट वैसे भी था ही पहले भी, क्योंकि ये क्या था? लेटर और सर्वाइवर। तो यहाँ पे क्या है, लेटर और सर्वाइवर में क्या होता है? जो सेकंड व्यक्ति है उसके पास सारी पावर होती है अकाउंट को ऑपरेट करने की, सिर्फ उसके साइन जो है वो वैलिड माने जाएंगे चेक पे, ए के साइन वैलिड नहीं माने जाएंगे चेक पे। ठीक है, ए अगर साइन कर देगा तो उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे, बी के साइन से ही पैसे निकलेंगे सिर्फ।
यहाँ पे सिर्फ ए के साइन से पैसे निकलेंगे, और पहले वाले में ए साइन कर दे तो भी पैसे निकल जाएंगे, बी साइन कर दे तो भी पैसे निकल जाएंगे। ये है आपका ईदर और सर्वाइवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फॉर्मर और सर्वाइवर, तीसरा है लेटर और सर्वाइवर, और चौथा होता है आपका ज्वाइंटली। ज्वाइंटली में क्या होता है, ए और बी दोनों के साइन चाहिए चेक पे। चेक पे जब तक दोनों के साइन नहीं होंगे पैसे नहीं निकलेंगे। ज्वाइंटली का मतलब दोनों के पास सेम पावर है और दोनों की पावर यूटिलाइज होगी तभी अकाउंट ऑपरेट होएगा। जैसे समझ लो ए और बी ने क्या कहते हैं अपना अकाउंट ट्रांसफर करना है, तो दोनों के साइन चाहिए, ठीक है। फिर ए और बी ने समझ लो कैश विड्रॉल करना है, तो दोनों के साइन चाहिए। ए और बी ने कैश डिपॉजिट करना है, ठीक है, या फिर अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो दोनों के साइन चाहिए चेक पे, तब जाके वो चीज प्रोसेस होएगी। किसी एक के साइन से बात नहीं बनेगी। जैसे पहले वाले में क्या था, ए और बी में से कोई भी साइन कर दे, दूसरे वाले में क्या था सिर्फ ए के साइन चलेंगे, तीसरे वाले में क्या था सिर्फ बी के साइन चलेंगे, चौथे वाले में क्या है दोनों के साइन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए तो सारा अकाउंट किसका हो जाएगा, दूसरे वाले का। सर्वाइवर का मतलब जो बच गया उसका अकाउंट, ये मतलब होता है। ईदर और सर्वाइवर में दोनों में से जो बच गया उसका अकाउंट, फॉर्मर और सर्वाइवर में दोनों में से जो बच गया उसका अकाउंट, लेटर और सर्वाइवर में जो बच गया उसका अकाउंट। मतलब सर्वाइवर का मतलब जो बच गया उसका अकाउंट हो जाता है वो, ठीक है। तो ज्वाइंट में तो कोई दिक्कत नहीं अगर किसी की डेथ हो जाए। अब बात करते हैं हम सिंगल अकाउंट की। तो सिंगल अकाउंट में भी दो केस है। कौन कौन से, एक होगा आपका विद नॉमिनी और एक होगा विदाउट नॉमिनी। या तो व्यक्ति ने अपने अकाउंट में नॉमिनी रखा होगा या नॉमिनी नहीं रखा होगा। अगर समझ लो एक आदमी है जैसे राहुल नाम का, राहुल ने नॉमिनी रखा है अपना सन, ठीक है, अपने सन को नॉमिनी रखा है, सन का नाम समझ लो आप है रोहित। तो कल को अगर राहुल की डेथ हो जाएगी तो राहुल का अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो सारा किसको मिल जाएगा, रोहित को मिल जाएगा, नॉमिनी को हैंड ओवर कर देगा बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने एक लिमिट भी रखी है। क्या लिमिट रखी है, मरने वाले के अकाउंट में पैसा कितना है वो भी क्राइटेरिया रखा है। अगर जो मरने वाले का बैंक अकाउंट है वो है किसी कोऑपरेटिव बैंक में तो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है 5 लाख की, और अगर किसी अदर बैंक्स में है तो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है 15 लाख की। मतलब जैसे राहुल के अकाउंट में अगर 4 लाख रुपए है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, और अगर राहुल का अकाउंट किसी और बैंक में और उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तब क्या होगा, रोहित को पैसे मिलेंगे पर थोड़े कम प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। वहीं राहुल का अकाउंट किसी कोऑपरेटिव बैंक में और राहुल के अकाउंट में पैसा था समझ लो 7 लाख रुपए, मतलब 5 लाख से ज्यादा, या फिर किसी और बैंक में था और उसके अकाउंट में पैसा था 15 लाख से ज्यादा, तब भी पैसे रोहित को ही मिलेंगे, नॉमिनी को ही मिलेंगे, पर 2-4 प्रोसेस और फॉलो करने पड़ेंगे। ये मतलब है थ्रेशोल्ड लिमिट का, ठीक है। तो ये बात होगी नॉमिनी की। और अगर बाय चांस नॉमिनी नहीं है अकाउंट में तब क्या प्रोसेस होगा, तब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। बाकी पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो मास्टर डायरेक्शन है, ठीक है, डिजीज क्लेम सेटलमेंट की डायरेक्शंस है, ये आपके बैंक अकाउंट्स पे फॉलो होंगी, ये आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर फॉलो नहीं होंगी। जैसे कि हमारी पीपीएफ है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सुकन्या अकाउंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं, उन पे ये डिजीज क्लेम सेटलमेंट स्कीम नहीं चलेगी, ठीक है, इनके रूल्स नहीं फॉलो होंगे, इन पे इनके अलग रूल्स फॉलो होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो तब क्या होगा, तब सबसे पहले बनता है एक आपका लीगल हायर। लीगल हायर क्या होता है, उसमें बताया होता है कि जैसे राहुल है तो राहुल के परिवार में कौन कौन था, माँ है, फादर है, वाइफ है, बच्चे कितने हैं, एक बेटा 2 बेटियां, कौन कौन है, वो सब लीगल हायर में आएगा आपका, ठीक है। लीगल हायर में वो सारे पर्सन्स के नाम आ जाएंगे जो उसके फैमिली से रिलेटेड है। फिर क्या होगा, सारे बंदे मिलके एक देंगे लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। जिसमें क्या बोलेंगे, वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे। जैसे समझ लो 5 लोग हैं फैमिली में, तो वो एक का नाम सजेस्ट कर देंगे, कि आप इसको पैसे दीजिए, बाकी 4 को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे माने बाकी 4 को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, जिसमें वो डिस्क्लेम करते हैं कि भाई हमारे को ये पैसे नहीं चाहिए, आप रोहित को ही दे दीजिए पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में बांट लेंगे, आप रोहित को पैसे दे दीजिए। तो वो होता है आपका लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। फिर एक लगता है आपका क्या, बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें क्या होता है कि कल को अगर कोई विवाद हुआ आपकी फैमिली में, या आपका कोई लीगल हायर और कोई कहीं से आ गया और आपने हमें बताया नहीं था, इस लीगल हायर सर्टिफिकेट जो आपने दिया है इसमें वो लीगल हायर मेंशन नहीं था, और कहीं बाहर से कोई लीगल हायर आ गया या कहीं से विल निकल गई, विल मतलब जो वसीयत होती है
कहीं से वो वसीयत निकल गई और उसमें किसी और को बोला था राहुल ने कि मेरी वसीयत के अनुसार मेरा सारा सब कुछ किसी और के नाम है, समझ लो किसी का भी नाम रखा था। अगर कल को ऐसा केस डिस्प्यूट अरेज हो गया तो भाई बैंक का कोई लेना देना नहीं होगा। हमने सारे पैसे रोहित को दे दिए हैं, रोहित से बात कीजिए, ठीक है, रोहित जिम्मेदार होगा बाकी सभी चीजों का। ये चीज होती है बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी कि भाई हम सारे पैसे रोहित को दे रहे हैं, कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी कमी पेशी होगी तो क्या है, उसका सारा जिम्मेदार कौन होगा, रोहित होगा। अब यहाँ पे बस एक चीज और समझ लीजिएगा, ये आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी होता है वो मालिक नहीं होता, ये बात याद रखना। जैसे इस राहुल, नॉमिनी था यहाँ पे रोहित, राहुल के केस में नॉमिनी कौन था, रोहित, और राहुल के अकाउंट में समझ लो 3 लाख रुपए है, ठीक है। अब ये 3 लाख रुपए बैंक ने रोहित को दे दिए, तो ये नहीं मतलब कि रोहित ही उसका मालिक हो गया। नॉमिनी का मतलब क्या होता है, वो बैंक से पूरी फैमिली के बिहाफ पे पैसे इकट्ठे कर रहा है और फिर वो नॉमिनी आगे पूरी फैमिली को पैसे बांटेगा जिसका जितना जितना हिस्सा होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, वो कस्टोडियन नहीं होता, नॉमिनी जो है वो कस्टोडियन नहीं होता, मतलब वो मालिक नहीं होता, वो सिर्फ ट्रस्टी होता है, उसके पास बस रखा गया है पैसा, बाकी उसको बांटना खुद है, ठीक है, वो आगे बाकी फैमिली मेंबर्स को बांटेगा, ठीक है। तो ये थी बात आपकी डिजीज क्लेम की, विद नॉमिनी, विदाउट नॉमिनी, ज्वाइंट अकाउंट। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, वो क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे समझ लो कोई व्यक्ति है, वो माउंट एवरेस्ट गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट गया या कहीं समुद्री यात्रा पे गया, कुछ भी गया, ठीक है, और वो क्या कहते, वहां से लापता हो गया, उसकी कभी बॉडी नहीं मिली, उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे बैंक ने क्या बोला है, आरबीआई ने क्या बोला है कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस मिसिंग पर्सन की एफआईआर करवानी है, ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आपने एफआईआर रजिस्टर करवानी है कि भाई ये व्यक्ति मिसिंग है, ठीक है। फिर जिस दिन आपने एफआईआर सबमिट की, ठीक है, जिस दिन आपने एफआईआर डाली, जैसे समझ लो आज है हमारी, समझ लो 6 तारीख, ठीक है, 6 अक्टूबर, आपने 6 तारीख को एफआईआर डाली, यहां से अगले 7 साल तक अगर ये व्यक्ति नहीं मिलता है, और क्या करते, ये व्यक्ति नहीं मिलता है और आपको पुलिस वाले भी नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई ये व्यक्ति को हम ट्रेस नहीं कर पाए और 7 साल हो गए इसको मिसिंग हुए, तब उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे डेथ, उसको हम मान लेंगे डिजीज्ड, कि ये बंदा मर चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर वैसे व्यक्ति के अकाउंट में जो मिसिंग है पिछले 7 साल से, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए से कम है, 1 लाख रुपए से कम है, तो आपने कुछ नहीं करना है, एफआईआर जो आपने करवाई है उसकी रिपोर्ट, साथ ही साथ आपने नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट, ये दोनों लेके जानी है बैंक में, और बैंक वाले आपको उस अकाउंट का पैसा दे देंगे। अगर वो ज्वाइंट अकाउंट होगा तो सर्वाइवर को पैसा मिल जाएगा, अगर उस अकाउंट में नॉमिनी होगा तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, और अगर उस अकाउंट में नॉमिनी नहीं होगा तो आपने क्या बनाना है, लीगल हायर, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर एंड बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी, ये बना के बैंक को देना है और बैंक एक व्यक्ति को पैसा दे देगा, अगर अमाउंट 1 लाख से नीचे है। और अगर अमाउंट 1 लाख से ऊपर है तो पहले आपने कोर्ट से लिखवा के लाना है, कोर्ट इसको क्या करेगा, एक डेथ मार्क करेगा, ठीक है, एक डिजीज मार्क करेगा, कोर्ट क्या डिक्लेयर करेगा, इसको सिविल डेथ डिक्लेयर करेगा, और फिर वो ऑर्डर लेकर जाने हैं अपने बैंक के पास, फिर बैंक वाले आपको सेम प्रोसेस के थ्रू पैसे दे देंगे जो भी उस अकाउंट में होंगे मिसिंग पर्सन के, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, मिसिंग पर्सन को डिजीज कब माना जाता है, 7 साल के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक चीज और बोली है, ये जितना भी प्रोसेस है आपका सेटलमेंट का, ये 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है, चाहे आपके अकाउंट की सेटलमेंट कर रहे हो या आपने लॉकर की सेटलमेंट कर रहे हो। जैसे हमने बैंक में लॉकर ले रखे होते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं, ठीक है, उसमें भी नॉमिनी होता है, उसमें भी मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, और बाय चांस उसमें नॉमिनी नहीं है, मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं है, तो सेम प्रोसेस चलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपने अगर अकाउंट की सेटलमेंट करनी है या फिर आपने लॉकर की सेटलमेंट करनी है, आपने कितने दिन के अंदर करनी है, 15 दिन के अंदर करनी है। अगर आपने 15 दिन के अंदर नहीं की तो क्या करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर हम बात करें अकाउंट की, ठीक है, अकाउंट की जिसमें पैसा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी पैसा होगा उसमें बैंक रेट जो चल रहा होगा उस टाइम प्लस 4%, ये आपको ब्याज देना पड़ेगा उस पैसे पे। समझ लो अगर जैसे क्या कहते हैं अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए अगर आपने 15 दिन के अंदर सेटल नहीं किए, 15 दिन के कस्टमर आ गया, उसने आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, और आपने अगर 15 दिन के अंदर क्लेम सेटल नहीं किया, तो आप पे पेनल्टी पड़ेगी और आपको उस व्यक्ति को 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो उस टाइम बैंक रेट चल रहा होगा प्लस 4%। अगर बैंक रेट चल रहा है 5.5%,
तो 4% उसमें और जोड़ दो, 9.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बैंक रेट चल रहा है 6.5%, तो उसमें 4% और जोड़ दो, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10.5% उस 1 लाख रुपए पे। ये तो हो गया अकाउंट की बात। वहीं लॉकर की बात करते हैं। अगर लॉकर की आपने सेटलमेंट 15 दिन के अंदर नहीं की, तो आपको दिन का 5,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर डिले इन सेटलमेंट। ये लॉकर के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेटरल के ऊपर। अब यहां पे क्या बोला है आरबीआई ने, जो हमारे लैंडर्स हैं, लैंडर कौन हुआ, जैसे कि हमारा बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, यूसीबीज हो गए, जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे उनको क्या बोला गया है कि आप किसी भी कस्टमर को सोना या चांदी, ज्वेलरीज हो गई, रॉ फॉर्म में हो गया जैसे बिस्किट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, या उनके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गए, या उसके म्यूचुअल फंड्स हो गए, उनको परचेज करने के लिए आप उनको कोई लोन प्रोवाइड नहीं करोगे। जैसे आप कार परचेज करने के लिए कार लोन प्रोवाइड करते हो, हाउस परचेज करने के लिए हाउस लोन प्रोवाइड करते हो, तो आप गोल्ड परचेज करने के लिए लोन नहीं प्रोवाइड करोगे अलग से। क्यों? क्योंकि ये काफी रिस्की होता है। सपोज एक राहुल है, राहुल ने स्पेकुलेटिव खेलने की सोची कि भाई मैं मार्केट से पैसा कमा लूंगा। तो इसने क्या बोला कि ये बैंक में गया, मेरे को 1 लाख रुपए का लोन दीजिए, मैंने गोल्ड का ईटीएफ परचेज करना है, गोल्ड का ईटीएफ परचेज करना है। और इसने सोचा कि कल को क्या कहते हैं, जो गोल्ड का प्राइस है वो इंक्रीज होएगा, तो ये 1 लाख रुपया लोन लेके गोल्ड का ईटीएफ परचेज कर लेता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कल को गोल्ड की प्राइस गिर गई, तो ये ईटीएफ की वैल्यू भी गिर गई। अब ये इसको बेच के भी लोन वापस रीपे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने 1 लाख का ईटीएफ खरीदा और कल को गोल्ड के प्राइस गिर गया और ये ईटीएफ की वैल्यू हो गई 80,000। तो ये 80,000 अगर बेच भी देगा तब भी इसका 20,000 का शॉर्टफॉल रहेगा। तो ये बैंक के लिए काफी रिस्की है। इसलिए आरबीआई ने क्या बोला है कि कोई भी लैंडर गोल्ड परचेज करने के लिए अलग से लोन नहीं देगा। अगर आपने लोन देना है तो पर्सन को पर्सनल लोन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल लोन दीजिए, फिर वो उस पर्सनल लोन का जो मर्जी करे, उससे हमें मतलब नहीं है। पर आप अलग से स्पेसिफिकली किसी गोल्ड परचेज करने के लिए ज्वेलरी के रूप में या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में या म्यूचुअल फंड के रूप में आप किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करोगे। पर्सनल लोन दो, उसके बाद वो उस लोन का जो मर्जी करे वो उसकी अपनी मर्जी है, पर एक स्पेसिफिकली आप गोल्ड परचेज करने के लिए अलग से लोन नहीं दोगे। पर यहाँ पे आरबीआई ने एक चीज और बोली है, पर ये किस पे एप्लीकेबल है, जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए या टीयर 3 एंड 4 यूसीबीज हो गए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके लिए एप्लीकेबल है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप गोल्ड परचेज करने के लिए सीसी दे सकते हो, पर वो भी किसी किसी कस्टमर्स को जो कि मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में डील कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। देखो, एक है हमारा सुनियार, ठीक है, गोल्ड स्मिथ जिसे बोलते हैं, जो सोने के ज्वेलरीज वगैरह बनाता है, सोने चांदी के ज्वेलरीज वगैरह बनाता है, गोल्ड स्मिथ, सुनार जिसको बोलते हैं, हमारे इधर तो सुनार ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, जो ये सुनार होता है, ये क्या करता है, कुछ सोना खरीद के रख लेता है, फिर उस सोने की कुछ ज्वेलरीज बना के रख लेता है अपनी दुकान में डिस्प्ले के रूप में, डिस्प्ले के रूप में। अब यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर आते हैं इसकी दुकान में, अगर उनको डिस्प्ले वाली ज्वेलरी पसंद आ रही है तो वो उसको परचेज कर लेंगे, बदले में पैसे दे देंगे, ठीक है, ज्वेलरी ले लेंगे, बदले में पैसे दे देंगे, तब तक तो बात एकदम सही है। पर यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कस्टमर को जो डिस्प्ले वाली ज्वेलरी है वो पसंद नहीं आती, तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर बोलता है कि देखो, आपका सामान काफी अच्छा, आपका जो आप जो ज्वेलरीज देते हो वो काफी अच्छी होती हैं, प्योर होती हैं, पर ये जो ज्वेलरी आपने डिस्प्ले में रखी है हमें ये पसंद नहीं है, मेरे पास फोन में फोटो है, फोन में फोटो है, आप इस फोटो के अनुसार ज्वेलरी बना के दे दीजिए हमें, ठीक है। तो एक गोल्ड स्मिथ क्या बोलेगा, ठीक है हम बना के दे देंगे। पर यहाँ पे समस्या क्या है, जो गोल्ड स्मिथ के पास पैसा था उसका उसने क्या किया, डिस्प्ले में ज्वेलरी लगा दी, सोना खरीद के वो उसने ज्वेलरी बनाई और वो डिस्प्ले में लगा दी। अब ये जो कस्टमर आया, इसने डिस्प्ले वाली ज्वेलरी नहीं खरीदी, अलग से ऑर्डर दे दिया उसको नई ज्वेलरी का। अब ये नई ज्वेलरी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सोना परचेज करना पड़ेगा। अब वो सोना परचेज कहां से करे, उसके पास जो पैसे थे वो उसने डिस्प्ले वाली ज्वेलरी में लगा दिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक क्या करेगा, इसके जो डिस्प्ले पे ज्वेलरीज है उसको कोलेटरल रख के सीसी दे देगा, इसको कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, और उस कैश क्रेडिट पैसों से ये ज्वेलरी परचेज, रॉ गोल्ड या सिल्वर परचेज कर सकता है अपनी ज्वेलरी वाले ऑर्डर्स के लिए। तो ये सीसी फैसिलिटीज एप्लीकेबल है, ठीक है। ये पर ये कौन दे सकता है, सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक और टीयर 3 और 4 यूसीबीज, ठीक है, उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल है। सिर्फ वो ये चीज कैश क्रेडिट के रूप में दे सकते हैं अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर टू परचेज न्यू गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है।
आप गोल्ड एंड सिल्वर खरीद, देखो पहले बैंक ने क्या, आरबीआई ने क्या बोला था कि गोल्ड एंड सिल्वर का कुछ भी चीज, चाहे रॉ मटेरियल, ऑर्नामेंट्स, क्वाइन, म्यूचुअल फंड, उसके लिए आप लोन नहीं दोगे। पर यहाँ पे दूसरे पॉइंट में ये गोल्ड खरीदने के लिए ही लोन दे रहे हैं, पर यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पे आप कैश क्रेडिट दे रहे हो, ठीक है। और ये चीज कौन दे पाएगा? शेड्यूल कमर्शियल बैंक और टियर 3 और 4 यूसीबीज। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, अगर आप अपना खुद का सोना गिरवी रख के पैसे उधार लेने चाहते हो बैंक से, तो मैक्सिमम आप कितना सोना गिरवी रख सकते हो? अगर मैं बात करूं ऑर्नामेंट्स की, और यहां पे बात करते हैं कॉइन्स की, ठीक है, यहां पे बात करते हैं गोल्ड की, और यहां पे बात करते हैं सिल्वर की। तो अगर ऑर्नामेंट्स की बात करूं तो 1 kg गोल्ड, ठीक है, एंड 10 kg सिल्वर, इतने गहने आप गिरवी रख सकते हो, इतने अमाउंट, इतने वेट के गहने गिरवी रख के बैंक से पैसे उधार रख सकते हो। और वहीं अगर कॉइन की बात करूं तो 50 ग्राम गोल्ड के कॉइन एंड 500 ग्राम सिल्वर के कॉइन, इनको गिरवी रख के आप बैंक से पैसे उधार ले सकते हो। और यहाँ पे एलटीवी भी याद रखना, लोन टू वैल्यू रेशो, जो गोल्ड लोन के लिए होती है। अगर आपका जो लोन है, आपका लोन जो है वो अप टू 2.5 लैक्स है, तो एलटीवी रेशो रहेगी 85% की। वहीं अगर आपका लोन 2.5 से बढ़ के अप टू 5 लैक्स है, तो एलटीवी रेशो रहेगी 80% की। वहीं अगर आपका लोन जो 5 लाख से ऊपर है, तो एलटीवी रेशो रहेगी आपकी 75% की। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस के ऊपर, और इसमें भी बात किसकी हो रही है? पीडीआई की, प्रीपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमने मार्च मंथ में भी पढ़ा था, हमारा आरआरबीज के लिए था ये, ठीक है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट पीडीआई का। अब यहाँ पे दोबारा से आरबीआई ने बोला है कि जो हमारे पीडीआई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसको इशू करके जो भी पैसा आएगा आपका, उसको आप एडिशनल टियर 1 कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हो, और वो कितना होगा? मैक्सिमम 1.5% ऑफ आरडब्ल्यूए। अब ये क्या चीज है मेरे को पता है आपको नहीं समझ आई होगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल 3 नॉर्म्स की। तो बेसल 3 नॉर्म क्या बोलते हैं हमें? सीएआर के बारे में, या सीआरएआर बोल लो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो। ये होता क्या है? जो बैंक की कैपिटल है डिवाइडेड बाय आरडब्ल्यूए, रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100, ठीक है। तो बैंक का जितना भी रिस्क वेट होगा, रिस्क वेट एसेट होगा, उसके अगेंस्ट बैंक को कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ती है, कितने? 9% की। अब ये 9% में से टियर 1 कैपिटल कितनी होती है? 7%, एंड टियर 2 कैपिटल कितनी होती है? 2%। अब ये आरडब्ल्यूए क्या है? रिस्क वेट एसेट्स। देखो बैंक के एसेट्स क्या होते हैं? बेसिकली बैंक के एसेट्स होते हैं बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी बैंक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैंक्स के एसेट्स होते हैं। मेन बात करते हैं हम यहाँ पे लोन्स की। तो हर लोन के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उस रिस्क की वेटेज जो होती है, उसको अगर हम उसकी एसेट्स के साथ इनटू कर देंगे, तो ये हो जाता है हमारा रिस्क वेट्स एसेट। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। बाकी आपने अगर ये कंसेप्ट डीप में पढ़ना है, तो आप हमारे लाइव सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको बेसल नॉर्म्स करके एक वीडियो मिल जाएगी, वो देखिएगा, वहां पे हमने पूरा डीप में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, देखो, और एकदम क्लियर कंसेप्ट बताऊंगा। दो दोस्त हैं, ठीक है, आपके एक दो दोस्त हैं, एक है आपका दोस्त समझ लो अमित, और एक है आपका दोस्त समझ लो रवि, ठीक है। आपके दो दोस्त हैं। अमित जो है ये आपका स्कूल फ्रेंड है, रवि भी आपका स्कूल फ्रेंड है, ठीक है। पर अमित की बात क्या है? अमित को आप स्कूल के बाद भी जान रहे हो, आप ग्रेजुएशन में भी साथ में की है आपने, फिर आप लगातार मतलब हफ्ते में एक दो बारी बात भी करते हो, महीने में एक दो बारी आप फेस टू फेस मिलते भी हो, ठीक है। वहीं रवि जो है ये आपका स्कूल फ्रेंड था 12th तक, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में अलग हो गए, ठीक है, इतनी बातचीत हुई नहीं, फेसबुक के थ्रू आपका कांटेक्ट हुआ, फिर फोन पे कभी 5-6 महीने में एक बारी बात होती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें आप वैल्यू को कंसीडर मत करना, आप ग्रेविटी समझना बात की। अब यहां पे समझ लो आपसे अमित ने मांगे 100 रुपए उधार, और रवि ने मांगे 100 रुपए उधार, ठीक है। आपने अमित को भी 100 रुपए उधार दे दिए, रवि को भी 100 रुपए उधार दे दिए। अब आपने अमित को जो 100 रुपए उधार दिए होंगे, उसके वापिस ना आने का रिस्क थोड़ा कम है। वहीं जो आपने रवि को 100 रुपए उधार दिए हैं, उसके वापिस ना आने का रिस्क थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अमित से आप महीने में एक दो बारी मिलते भी हो, वीकली एक दो बारी बात भी करते हो फोन पे, और आपने ग्रेजुएशन भी साथ में की है, स्कूलिंग भी साथ में की है, और आप लगातार मिल रहे हो, ठीक है। वहीं रवि को आप स्कूल के बाद कभी मिले नहीं,
ग्रेजुएशन में आप अलग अलग हो गए, 6-8 महीने में कभी फोन पे एक बारी बात होती है, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है, रवि का जो रिस्क होगा पैसे ना देने का वो थोड़ा ज्यादा होगा, वहीं अमित को जो आपने पैसे उधार दिए हैं वो वापस आने का रिस्क थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे रिस्क वेट रख लेते हैं, अमित के केस में 20% का और वहीं रवि के केस में 100% का। तो यहाँ पे अगर मैं RWA निकालूं तो अमित का RWA कितना हो गया, 20 रुपीज, वहीं रवि का RWA कितना हो गया, 100 रुपीज। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आता है, हमारा RWA, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा कितना, 100 + 20 120 रुपीज। यानी कि मैंने जो 200 रुपया उधार दिया, जो 200 रुपया मेरी एसेट्स थी, उसके अगेंस्ट में मेरे को रिस्क कितने का है, 120 रुपए का, कि मेरे 120 रुपए डूब सकते हैं। अब इस 120 रुपए को बचाने के लिए मेरे को 120 का 9% जो है वो कैपिटल के रूप में अपने पास रखना पड़ेगा। ये होता है आपका कैपिटल एडुकेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो। अब यहाँ पे देखो, जो टीयर 1 कैपिटल है और जो टीयर 2 कैपिटल है, 9% में से टीयर 1 कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 7%, और वहीं टीयर 2 कैपिटल कितनी होनी चाहिए आपकी, 2%। अब यहाँ पे देखना, जो टीयर 1 कैपिटल है ना, उसको भी आगे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका 5.5% और एक है आपका जितना बच गया 1.5%। तो 5.5% क्या हुआ आपका, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, जो कि आपके बैंक की कोर कैपिटल होती है, वो होती है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। और ये कितनी मेंटेन करनी होती है आपको, 5.5%। और जो ये 1.5% है, ये क्या होता है आपका एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है कि आप पीडीआई इशू कर सकते हो। पीडीआई क्या होता है आपका, प्रीपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। मतलब आपने ये जो बॉन्ड अगर परचेज कर लिया, एक पीडीआई इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लिया, समझ लो 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का आपने पीडीआई परचेज कर लिया, तो आपको क्या होगा, हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये 1 लाख रुपए कभी आपका वापस नहीं मिलेगा। जैसे समझ लो आपने एफडी बनाई, आपने 1 लाख रुपए की एफडी बनाई, 5 साल की एफडी बनाई, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा वो छोड़ो। अब 5 साल बाद आपको इस 1 लाख की एफडी पे समझ लो इंटरेस्ट लगा 30,000 रुपए, ठीक है, मैं ऐसे आपको रफली आइडिया दे रहा हूं। तो 5 साल बाद क्या होगा, आपको ये 30,000 जो इंटरेस्ट मिला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 लाख रुपए जो प्रिंसिपल है वो भी वापस मिलेगा। पर पीडीआई के केस में आपको प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि पीडीआई में कभी मैच्योरिटी होती नहीं है। बस पीडीआई में आपको एक केस में प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलता है, जब जिस कंपनी ने इसको इशू किया है वो अपने पीडीआई इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉल कर ले, तब आपको प्रिंसिपल वापस मिलता है, वरना आपको कभी प्रिंसिपल वापस नहीं मिलता, आपको बस इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पे क्या है, जब आप अपना प्रीपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स रुपीज करेंसी में, ठीक है, रुपी करेंसी में फॉरेन में अगर इसको करोगे, क्या फॉरेन में इसको लॉन्च करोगे, फॉरेन में इसको लॉन्च करोगे, तब क्या इसको बोला जाएगा, प्रीपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी में कर रहे हो यूएसडी वगैरह में, और वहीं रुपी में कर रहे हो, और पर कर रहे हो कहां, इंडिया से बाहर, तो इसको क्या बोला जाएगा, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ये दोनों बात से समझ लेना। देखो पीडीआई क्या हो गया, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती, ठीक है। अब यहां पे अगर आप पीडीआई कर रहे हो दूसरी करेंसी में, जैसे यूएस डॉलर में, यूरो में, तो इसको क्या बोला जाएगा, पीडीआई फॉरेन करेंसी। वही अगर आप पीडीआई इशू कर रहे हो रुपीज में, तो इसको क्या बोला जाएगा, पीडीआई रुपीज डिनोमिनेटेड। पर यहां पे क्या है, ये जो बॉन्ड आप इशू कर रहे हो इंडिया से बाहर कर रहे हो, तो इसको क्या बोला जाएगा, पीडीआई रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। और ये क्या एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है किसका, मसाला बॉन्ड का। मसाला बॉन्ड का मतलब भी क्या होता है कि आप इंडियन रुपी बॉन्ड जो है वो इशू कर रहे हो फॉरेन में, ठीक है, इंडिया के बाहर आप इंडियन रुपी बॉन्ड इशू कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम मसाला बॉन्ड। तो ये प्रीपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट जो मैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रहा हूं ओवरसीज, ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल मसाला बॉन्ड का। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, अब पूरा क्रक्स समझना बात का। जैसे समझ लो मेरा एक बैंक है, ठीक है, मेरा एक बैंक है, तो मेरे को सीएआर कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 9%। 9% में से 2% क्या होगी मेरी, टीयर 2 कैपिटल, और जो 7% है बच गई, उसमें से 5.5% तो मेरी बैंक की कोर कैपिटल है, जिसको कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल बोलता हूं। अब ये जो 1.5% कैपिटल बची है, इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। अब ये मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं, मैं पीडीआई इशू कर सकता हूं, पीडीआई इशू कर सकता हूं, वो भी मैं फॉरेन करेंसी में भी कर सकता हूं और रुपीस डिनोमिनेटेड में भी कर सकता हूं, ओवरसीज इंडिया के बाहर। वो भी मैं अब इंक्लूड कर सकता हूं किसमें, अपनी एडिशनल टीयर 1 कैपिटल में।
ये है आपका पूरा सर्कुलर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन इंसेंटिव। अब यहाँ पे क्या किया है आरबीआई ने, बैंक्स को थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए और हार्ड वर्क करवाने के लिए इन्होंने एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। अब आरबीआई ने क्या बोला है, अगर आप अपने इनऑपरेटिव अकाउंट्स को दोबारा ऑपरेटिव करवाते हो या अनक्लेम डिपॉजिट्स को दोबारा क्लेम डिपॉजिट्स में कन्वर्ट करवा देते हो, तो हम क्या करेंगे, आपको इंसेंटिव देंगे। अब वो कैसे करेगा काम वो समझते हैं। पहले हम समझते हैं इनऑपरेटिव एंड अनक्लेम्ड होता क्या है। देखो, अगर आप अपने अकाउंट में कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन जैसे कि आप अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर रहे हो एटीएम के थ्रू या चेक के थ्रू, या बैंक में जाके आप वाउचर भर के अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर रहे हो, या फिर आप यूपीआई के थ्रू कोई पेमेंट कर रहे हो, किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, या आप कोई बिल की पेमेंट कर रहे हो, या आप कोई ईएमआई रेगुलरली चुका रहे हो, या फिर आप अपने क्या कहते हैं अकाउंट से कोई भी मतलब किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ऐसे जिससे कस्टमर का हाथ हो जिस ट्रांजेक्शन में, उसे हम बोलते हैं कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन। अब जैसे आपके अकाउंट से क्या कहते हैं एसएमएस के चार्जेस कटते हैं, पर उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, वो बैंक काटेगा ही काटेगा, आप नहीं भी कटवाना चाहो तब भी वो बैंक काटेगा, तो वो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं होती। ठीक है, फिर जैसे आपके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो कटते हैं आपके अकाउंट से, तो वो एक कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं होती। कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन कौन सी होगी, जो आप खुद करोगे। तो जब आपके अकाउंट में कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन हो रही है और 2 साल तक हो रही है लगातार, मतलब आपकी लगातार हो रही है, तब तक तो ठीक है, आपका अकाउंट ऑपरेटिव चलता रहेगा। पर अगर आपने अपने अकाउंट में कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं की और ऐसा करते हुए आपको 2 साल हो गए, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव अकाउंट। वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, इनऑपरेटिव अकाउंट की कैटेगरी में। ठीक है, अगर 2 साल तक आपने अपने अकाउंट में कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं की, तो आपका अकाउंट क्या बन जाएगा, इनऑपरेटिव अकाउंट। ठीक है, 2 साल हो गए आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, इनऑपरेटिव अकाउंट। अब अगले 8 साल तक, ठीक है 2 साल तो ये हो गए ना, और अगले 8 साल तक आपने फिर भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, अब बैंक जाके अपने इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव नहीं करवाया आपने, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, अनक्लेम्ड अकाउंट। अनक्लेम्ड अकाउंट। और आपके अकाउंट का पैसा जो होगा वो कहां चला जाएगा, डेफ में, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, जो किसके पास मेंटेन होता है, आरबीआई के पास, वहां ये पैसा चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो काफी ज्यादा पैसा जो आरबीआई के डेफ में पड़ा हुआ है, ठीक है, डिपॉजिट अवेयरनेस एंड एजुकेशन फंड में जो आरबीआई के पास है, उसमें काफी ज्यादा अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा हुआ है। तो उसको खत्म करने के लिए पहले आरबीआई ने क्या चलाया था, बहुत पहले 100 डेज 100 पेज कैंपेन। 100 डेज 100 पेज कैंपेन। इसमें आरबीआई ने क्या बोला था, हर डिस्ट्रिक्ट में हर बैंक को क्या करना पड़ेगा, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एसबीआई की 100 10 30 ब्रांच है समझ लो, एक डिस्ट्रिक्ट में एसबीआई की 30 ब्रांच है, तो इस 30 ब्रांचों में जो सबसे बड़े 100 अनक्लेम डिपॉजिट होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके जो ओनर होगा उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको ये अकाउंट वापस सौंपना पड़ेगा, ये सारा अनक्लेम डिपॉजिट उसको क्लेम करवाना पड़ेगा। ये 100 डेज 100 पेज कैंपेन चलाया था पहले आरबीआई ने। अब और ज्यादा बूस्ट करने के लिए, ताकि इनका जो ये डेफ में अनक्लेम्ड पैसा फंसा हुआ है लोगों का, पड़ा हुआ है बिना मतलब के, उसको वापस अपने रियल ओनर के पास मिलवाया जा सके, ये इंसेंटिव स्कीम चलाई है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अनक्लेम्ड में कब जाता है आपका अकाउंट, टोटल 10 ईयर्स में। 10 ईयर्स में से पहले 2 साल में कहा जाएगा, इनऑपरेटिव में, और 2 साल के अगले 8 साल बाद, तो टोटल 10 साल बाद जाता है अनक्लेम्ड में, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर आप किसी ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव करवा रहे हो जिस जो 4 साल से बंद पड़ा है, ठीक है, तो आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा, जितना उस अकाउंट में पैसा होगा उसका 5% और 5000, जो भी वैल्यू कम आएगी वो आपको पैसा मिलेगा। मतलब समझ लो एक अकाउंट इनऑपरेटिव पड़ा है 4 साल से, उस अकाउंट में पैसा था 10 लाख रुपए, ठीक है, उस अकाउंट में पैसा था 10 लाख रुपए। अब 10 लाख का आपको 5% निकालना है, 10 लाख का आपको 5% निकालना है, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1000, और 1% कितना हुआ, 50,000। तो मतलब यहाँ पे 10 लाख का 5% कितना हुआ आपका, 50,000 और 5,000, तो दोनों में से लेस वैल्यू कौन सी है, 5,000। तो बैंक को इस वाले इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव करवाने में कितना इंसेंटिव मिलेगा, 5,000 रुपए का। वहीं एक अकाउंट है जिसमें पैसे थे समझ लो आपके 80,000 रुपए, ये भी 4 साल से इनऑपरेटिव पड़ा है, इसको बैंक ऑपरेटिव करवा देता है, तो 80,000 का 5% कितना हुआ, 4,000, दूसरी तरफ क्या है 5,000, तो लेस वैल्यू क्या हुई, 4,000। तो इस सिनेरियो में बैंक को इंसेंटिव कितने का मिलेगा, 4,000 का। यानी कि
परसेंटेज अमाउंट और फिक्स्ड वैल्यू में से जो वैल्यू कम निकल के आएगी वो वैल्यू बैंक को इंसेंटिव के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो 4 साल तक कोई इनऑपरेटिव पड़ा होगा तो 5% ऑफ द अमाउंट और 5,000 विच एवर इज लेस। 4 से 8 साल तक कोई इनऑपरेटिव पड़ा होगा तो कितना मिलेगा? 6% ऑफ द अमाउंट और 10,000 विच एवर इज लेस। फिर 8 साल से 10 साल तक कोई इनऑपरेटिव अकाउंट पड़ा होगा तो 7% ऑफ द अमाउंट और 15,000 विच एवर इज लेस। और 10 साल या उससे ऊपर कोई अकाउंट पड़ा होगा तो वो क्या पड़ा होगा? अनक्लेम्ड पड़ा होगा। 10 साल हो गए तो वो क्या बन जाएगा? अकाउंट अनक्लेम्ड। तो उस सिनेरियो में कितना इंसेंटिव मिलेगा? 7.5% ऑफ द अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लेस। और यहाँ पे अगर आपको जानकारी चाहिए कि मेरा कोई अकाउंट तो नहीं है कि अनक्लेम डिपॉजिट में, कि बचपन में कभी मेरे माँ बाप ने खुलवाया हो स्कूल के नाम पे और वो मैंने कभी दोबारा चलाया ना और मेरा पैसा अनक्लेम डेफ में चला गया हो, अगर आपको वो सब चीज़ें चेक करनी है तो आप कहाँ से चेक कर सकते हो? आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे। तो ये पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो आपका उद्गम पोर्टल है ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप क्या चेक कर सकते हो? कोई आपके नाम का अनक्लेम डिपॉजिट तो नहीं पड़ा हुआ किसी बैंक में। ठीक है, आरबीआई के डेफ अकाउंट में कोई आपका अनक्लेम डिपॉजिट तो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन डायरेक्शंस के ऊपर। अब ये काफी इजी टॉपिक है। ठीक है, काफी इजी सर्कुलर है। इसमें इसका मेन पॉइंट है ये लास्ट वाला पॉइंट। तो इस पे भी आते हैं हम, पहले हम इस सर्कुलर के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया आरबीआई के द्वारा कि जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो हमारे 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं, मतलब 2 लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन होती हैं। 2 लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की। जैसे कि समझ लो आपने एक दुकान पे गए, आपने 8,000 का सामान खरीदा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपना गूगल पे के थ्रू उसको पेमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आप गूगल पे खोलने के लिए पिन डालोगे या फिर बायोमेट्रिक का यूज करोगे, फिंगरप्रिंट्स का यूज करोगे तो आपका गूगल पे खुलेगा। फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे, फिर जब पेमेंट करोगे तब आपको 6 डिजिट का यूपीआई पिन भी डालना पड़ेगा, तब जाके पेमेंट होगी। ठीक है, फिर वहीं जैसे समझ लो आपने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया और आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आप कार्ड की डिटेल्स डालोगे, कार्ड का पिन डालोगे। ठीक है, पहली लेयर तो ये हो गई। दूसरा, फिर वो आपको एक ओटीपी भेजेगा एसएमएस के थ्रू। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड, फिर वो भी आप उसमें डालोगे, फिर जाके आपकी पेमेंट होगी, फिर जाके आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 लेयर्स होती हैं सिक्योरिटीज की। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि जो हम दूसरी लेयर यूज करते थे एसएमएस की, ठीक है, एसएमएस के थ्रू ओटीपी, अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा चेंज कि हम सिर्फ एसएमएस ओटीपी के ऊपर बेस्ड नहीं रहेंगे, नए नए तरीके यूज करेंगे। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है? ये सारी चीजें कब से एप्लीकेबल हो जाएंगी? 1 अप्रैल 2026 से। अब यहाँ पे आरबीआई ने बोला क्या है मेन बात, कि जो हमारा सेकंड, देखो एक तो फैक्टर हो गया आपका पिन वगैरह। ठीक है, आपने पिन डाला, पासवर्ड डाला, एक सिक्योरिटी लेयर तो ये होगी। दूसरी जो सिक्योरिटी लेयर होगी, सेकंड सिक्योरिटी लेयर, वो डायनेमिक इन नेचर होनी चाहिए। डायनेमिक इन नेचर मतलब जो ये पिन और पासवर्ड डालते हो आप, ये क्या होता है? स्टैटिक इन नेचर। ये एक बार आपने बना लिया वही चलता रहता है चलता रहता है, तो ये स्टैटिक इन नेचर है। डायनेमिक इन नेचर जैसे ओटीपी आ गया, फिर टोकनाइजेशन हो गया। जैसे हम कार्ड टोकनाइजेशन करते थे कि अपनी कार्ड की डिटेल नहीं डालेंगे, उसकी जगह एक टोकन बनाएंगे वो डालेंगे, तो टोकनाइजेशन हो गया, ओटीपी हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, फेस आईडी हो गई। ये सब क्या होता है? आपका डायनेमिक फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है? कम से कम 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन तो यूज करने ही करने हैं। जब भी हम पेमेंट करेंगे कोई, तो 2 सिक्योरिटी लेयर्स तो होनी ही चाहिए, जिसमें से एक स्टैटिक हो कोई बात नहीं, दूसरी आपकी डायनेमिक होनी ही चाहिए। दोनों स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, ये चीज बोली है। और दूसरी क्या बात बोली है इसमें कि देखो यहाँ पे किसी किसी पेमेंट्स पे हमने क्या रखा है? एक्सेप्शन रखा हुआ है कि वहां पे अगर सिंगल ऑथेंटिकेशन भी होगी तो भी चलेगा। अब ये कौन कौन सी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका स्मॉल वैल्यू कॉन्टेक्ट लेस कार्ड ट्रांजेक्शन, जिसमें आपने देखा होगा कि आप कार्ड ऐसे टैप करो आपकी पेमेंट हो जाती है। तो इसमें कितनी मैक्सिमम पेमेंट अलाउड होती है? 5,000 रुपीज की। फिर आपकी रिकरिंग ट्रांजेक्शन, जैसे कि समझ लो आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, जब आप पहली टाइम सब्सक्रिप्शन लोगे तब आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी, 2 लेवल ऑफ सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, पर उसके बाद जब अगले महीने आपकी जो सब्सक्रिप्शन कटेगी वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगी, आपको कोई ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आरबीआई ने माफ कर रखी है। ठीक है, रिकरिंग ट्रांजैक्शन पे ये चीज माफ कर रखी है कि अगर आपने एक बार ई मैंडेट दे दिया, जब आप पहली बार ई मैंडेट दोगे तब आपको 2 लेवल ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा बोला है
प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे हमने अब पीपीआई का एग्जांपल पढ़ा था पिछली स्लाइड में, ठीक है, जहां पे हमने क्या बोला था, स्मॉल पीपीआईज होते हैं, फुल पीपीआईज होते हैं, उसमें भी आपको क्या है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर चौथा है आपका एनईटीसी। ये क्या है आपका, ये काफी लोगों ने यूज भी किया होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जिसमें क्या होता है, फास्टैग के थ्रू पेमेंट हो जाती है। अब देखो फास्टैग में क्या करते हैं, हम पैसे डाल के रखते हैं, ठीक है, जब हम टोल से गुजरते हैं हमें कोई ओटीपी आता है नहीं, हमें कहीं बायोमेट्रिक लगा के पिन खोलना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो ये भी आरबीआई ने क्या कर रखा है, एग्जाम्प्ट कर रखा है कि ऐसी चीजों के ऊपर हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमने एग्जाम्प्ट कर रखी है। फिर लास्ट है आपका स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट में क्या है, 1,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन आप ऐसे ही कर सकते हो बिना यूपीआई पिन के। बस आपने अपना गूगल पे खोला, ठीक है, यूपीआई लाइट जो खोला है उसको स्कैन किया, अमाउंट डाला 200 रुपए, सीधा आपके 200 रुपए कट जाएंगे। आपको एक और सिक्योरिटी लेयर की जरूरत नहीं पड़ती यूपीआई लाइट में। तो यहाँ पे यूपीआई लाइट की ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी होती है, पर ट्रांजेक्शन ₹1000। वॉलेट में मैक्सिमम कितने पैसे डाल सकते हो, ₹5000। और दिन में मैक्सिमम कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ₹10,000। ठीक है, एक टाइम पे वॉलेट में आप कितने पैसे डाल सकते हो, 5,000 रुपए। 5,000 खत्म हो गए, दोबारा से 5,000 डाल लो, ठीक है। और दिन में मैक्सिमम कितनी पेमेंट कर सकते हो यूपीआई लाइट के थ्रू, 10,000 की। और एक सिंगल ट्रांजेक्शन यूपीआई लाइट के थ्रू जिसमें आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, वो कितने की कर सकते हो आप, 1,000 रुपए की। तो ये तीन अलग अलग क्राइटेरिया है, इनको तीनों को याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। यहां पे बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिलेटेड टू वेज एंड मींस एडवांसेस। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसका सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है। तो इस सेकंड हाफ में इन्होंने वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट सेट कर दी है, और ये कितनी की है, 50,000 करोड़ रुपीज की। अब वेज एंड मींस एडवांसेस होता क्या है बेसिकली, इसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज जो है वो पैसे उधार लेती हैं, और कितने टाइम के लिए लेती है, 3 मंथ्स के लिए। और अगर 3 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड करें तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा और ज्यादा देना पड़ता है। अब वो कितना देना पड़ता है वो बाद में बात करते हैं। यहाँ पे लिमिट कितनी सेट की है वेज एंड मींस एडवांसेस की, 50,000 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे आरबीआई ने साथ में ये भी बोला है, अगर ये जो लिमिट हमने सेट की है 50,000 करोड़ की, इसका 75% यूटिलाइज हो जाता है, तो हम न्यू लोन्स इशू करेंगे अंडर वेज एंड मींस एडवांसेस। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इंटरेस्ट रेट की। अगर जो लोन लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 3 मंथ्स के लिए ओनली, ठीक है, तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है, जितना आपका रेपो रेट होगा उतना। और अगर आप जो लोन ले रहे हो उसको आपने 3 महीने से ज्यादा रख लिया, ठीक है, मोर देन 3 मंथ्स, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, जो रेपो रेट होगा +1%। अब यहाँ पे क्या होता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। फिर वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के भी अलग अलग क्राइटेरिया है कि 100% करनी है, 100% से ज्यादा करनी है। 100% करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, 100% से ज्यादा करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। अगर वो सब आपने डीप में पढ़ना है तो आपने कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल के लाइव सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, लाइव सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको मिलेगी मनी मार्केट की वीडियो। मनी मार्केट की वीडियो, वहां पे हमने वेज एंड मींस एडवांसेस पूरा डीप में समझा हुआ है, वहां पे जाके आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना काफी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हम सेकंड एसआरओ की। अब एसआरओ क्या होता है, एसआरओ होता है हमारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, देखो आरबीआई जो है वो वेरियस डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है, रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है कि वो सही से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे बैंक्स हो गया, फिनटेक कंपनीज हो गई, फिर आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फिर आपके एनबीएफसीज हो गई, फिर आपकी यूसीबीज हो गई। ऐसे आपके वेरियस टाइप्स के मतलब डिफरेंट कैटेगरीज को मॉनिटर करता है आरबीआई कि उस हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये काफी हेक्टिक काम हो रहा है, तो इसको उन्होंने कम करने के लिए क्या किया है, हर सेक्टर में अलग अलग एसआरओस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। एसआरओ क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या काम करते हैं, ये इंश्योर करते हैं जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है, रूल्स है, वो हमारी सेक्टर जो है वो प्रॉपरली फॉलो करे, ये वो इंश्योर करते हैं। अब यहाँ पे एनबीएफसी में एसआरओ किसको बनाया गया है रिसेंटली, फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को। अब अगर आपने एसआरओ बनना है तो आपको सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, आपकी कंपनी होनी चाहिए नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, नेटवर्थ होनी चाहिए आपकी 2 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे एनबीएफसी में एक चीज और डाली गई है, देखो एनबीएफसी की 4 लेयर होती है, ठीक है, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी एनबीएफसी की बेस लेयर होगी, एनबीएफसी की बेस लेयर में जितनी भी एनबीएफसी होंगी उसका 10% आपकी मेंबर होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे एसआरओ के लिए फॉर एनबीएफसी। मतलब जैसे समझ लो यहाँ पे एनबीएफसी का जो बेस ले रहा है इसमें समझ लो 100 एनबीएफसी है, समझ लो मतलब एज्यूम कर लो, तो 100% का 10% कितना हुआ, 10। तो 10 एनबीएफसी
फ्रॉम बेस लेयर, आपकी पहले से ही मेंबर होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो एसआरओ के लिए इन एनबीएफसी सेक्टर। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट। अब ये क्या है, देखो, जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं बैंक्स, ठीक है, जो भी हमारे सेंट्रल बैंक्स है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, उनको एक रूल या कोड फॉलो करना पड़ता है जिसका नाम क्या है, एफएक्स ग्लोबल कोड, ठीक है, जिसका नाम है एफएक्स ग्लोबल कोड, ताकि एक फेथ बना रहे, प्रॉपर रूल्स फॉलो हो, ठीक है, एक क्लैरिटी हो, ठीक है, ताकि थोड़ी बेईमानी कम हो, वो उस चीज के लिए एक प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जाते हैं जिसका नाम है एफएक्स ग्लोबल कोड। तो आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, अपना स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट दिया है। मतलब आरबीआई ने अपना जो स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट है, इनके जो पहले पॉलिसी थी उसको दोबारा से रिन्यू कर दिया है आरबीआई ने, कि अब जो हम एफएक्स आउट करेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, वो प्रॉपर एफएक्स ग्लोबल कोड के तहत ही करेंगे। पहले भी हम एफएक्स ग्लोबल कोड के तहत करते थे, पर वो एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया था, तो उसको दोबारा से रिन्यू किया है आरबीआई ने, और इसका नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू एफएक्स ग्लोबल कोड। ये क्या होता है, एक सेट ऑफ कोड्स होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं जो फॉलो करनी चाहिए हमें ड्यूरिंग फॉरेन एक्सचेंज, जो भी हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं उसके दौरान, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया, सीआईएमएस, ठीक है, सीआईएमएस, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसकी जो एक वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है हमारी, HTTPS तो पता ही होगा आपको, ठीक है, HTTPS cims.rbi.org.in। इसमें क्या करना पड़ेगा, बैंक्स को अपना डाटा सबमिट करना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी ट्रांजैक्शन की है यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, और कितनी ट्रांजैक्शन की है यूजिंग मोबाइल बैंकिंग, नंबर एंड वैल्यू, ठीक है, नंबर और वैल्यू, कि हमने 100 ट्रांजैक्शन की है 1 करोड़ रुपए की, 20 ट्रांजैक्शन की है 10 करोड़ रुपए की, मतलब ऐसे कितनी ट्रांजैक्शन की है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 100, 200, 300, 500, 700, एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 30 करोड़ की, यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग दोनों की। तो इनके कोड्स क्या हैं, R065 है आपका इंटरनेट बैंकिंग का, एंड R102 है आपका मोबाइल बैंकिंग का। अब यहां पे इन्होंने एक चीज और बोल दी है, अब से क्या होगा, जिस भी मंथ की आपकी रिटर्न फाइल करोगे वो अगले महीने की 7 तारीख तक हो जानी चाहिए। जैसे अब ये अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अब जैसे अक्टूबर खत्म होगा हमारा, ठीक है, 31 तारीख को, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक कितनी हमने ट्रांजैक्शन की है इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके, कितनी ट्रांजैक्शन की है मोबाइल बैंकिंग का यूज करके, ये हमें सबमिट करनी पड़ेगी CIMS पोर्टल पे। और ये कब तक होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, तो अक्टूबर की जो हम रिपोर्टिंग करेंगे 7 नवंबर से पहले हो जानी चाहिए। मतलब जिस महीने की भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो अगले महीने में, उसके 7वें दिन से पहले, 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ से पहले आपको वो रिपोर्टिंग सबमिट कर देनी है CIMS पोर्टल पे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड टू SDQI स्कोर के ऊपर। अब यहाँ पे SDQI की फुल फॉर्म क्या है, सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है ये हमारा बेसिकली 4 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। कौन कौन सा, एक्यूरेसी, टाइमलाइंस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी। और अगर हम बात करें जून 2025 के SDQI स्कोर की, तो हमारा जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसका SDQI स्कोर कितना आया है, 89.9, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी माइक्रोसाइट के ऊपर। आरबीआई ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम क्या है, indiancurrency.rbi.org.in। ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी इंडिया के करेंसी नोट्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, और वो आपको जो जितने भी नोट्स हैं उनका 360 डिग्री व्यू भी देगा, मतलब हर एंगल से उस नोट को दिखाएगा वो। इसका फायदा क्या है, समझ लो आपके पास एक 500 का नोट आया, अब आपको डाउट हो रहा है कि ये असली है कि नकली है, तो आप क्या कर सकते हो, indiancurrency.rbi.org.in पे लॉगिन कीजिए, ठीक है। वहां पे आप 500 रुपए वाले नोट पे क्लिक कीजिए, वो आपको 360 डिग्री व्यू भी बताएगा, साथ में जो हिडन फीचर्स होंगे, सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, वो भी सारे बता देगा कि इस 500 का नोट अगर आपका असली होगा तो उसमें ये पॉइंट्स होने चाहिए। फिर आप उसको मैच कर लीजिए अपने नोट्स के साथ, अगर वो सारे पॉइंट्स हैं तो आपका नोट जो है वो असली है, और अगर वो पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है तो आपका नोट क्या है, नकली है, ठीक है। और ये जो करेंसी indiancurrency.rbi.org.in वेबसाइट लॉन्च की है, इसने रिप्लेस कौन सी वेबसाइट वो किया है, पैसा बोलता है RBI.org.in। पहले ये वेबसाइट होती थी, इसको रिप्लेस करके कौन सी वेबसाइट लॉन्च कर दिया आरबीआई ने, indiancurrency.rbi.org.in, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी DBS बैंक के रिगार्डिंग। DBS बैंक जो है वो इंडिया का
पहला फॉरेन सब्सिडाइज बैंक बन रहा है, ठीक है, फॉरेन सब्सिडरी बैंक बना है जिसको आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि वो जीएसटी पेमेंट्स कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? डीबीएस आइडियल, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या कर सकता है? जीएसटी पेमेंट्स कर सकता है अपने कस्टमर्स की। पहले ये फैसिलिटीज जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वगैरह होते थे उनको अवेलेबल होती थी। अब ये क्या है? इंडिया का पहला होली ओन्ड सब्सिडरी बना है किसका? फॉरेन बैंक का। कौन? डीबीएस बैंक, जिसको ऑथराइजेशन मिला है आरबीआई से फॉर डूइंग पेमेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी की पेमेंट्स कर सकता है ये अपने प्लेटफॉर्म से, डीबीएस आइडियल प्लेटफॉर्म से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बेस्ड ऑन आरआरसी। आरआरसी क्या है? हमारा रेगुलेशन रिव्यू कमेटी। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है? एक आरआरसी बनाई है जिसका काम क्या है? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई ने निकाले हैं उनको प्रॉपरली टाइम में 5 से 7 साल के बीच में उनको प्रॉपरली रिव्यू किया जा सके और उसमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत हो तो उन चेंजेस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके। और इसके लिए इन्होंने एक बनाई है एजीआर। एजीआर क्या है? हमारा एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशंस, जिसके मेंबर्स की टेन्योर कितने टाइम का होगा? 3 साल का होगा और उसको आप 2 साल से एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एजीआर बनाई गई है इसके चेयरमैन कौन है? श्री आशुतोष कुमार सिंह, जो कि क्या है? एमडी है एसबीआई के। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने होंगे? 6, इंक्लूडिंग आपके चेयरमैन। चेयरमैन को मिला के टोटल कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। तो बाकी 5 के नाम एक बार ऐसे ही गो थ्रू कर लेना, ठीक है, पर चेयरमैन का नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आरबीआई ने अलाउ किया है जो हमारे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं वो भी ऑपरेट कर सकेंगे किसमें? नॉन डिलीवरेबल रुपी डेरिवेटिव मार्केट में, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होता है? ठीक है, डेरिवेटिव्स होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से निकालते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से निकालते हैं उनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। प्रॉपरली अगर आपको डेरिवेटिव समझना है तो आप, फिर से मैं बोलूंगा, हमारे चैनल के लाइव सेशन में जाइएगा, वहां पे आपको कैपिटल मार्केट की वीडियो मिल जाएगी। वहां पे हमने पूरा डीप में डेरिवेटिव्स पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप्स वगैरह सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है इनको अलाउ कर दिया है कि ये पार्ट ले सकेंगे किसमें? रुपी डेरिवेटिव मार्केट में, ठीक है। नॉन डिलीवरेबल का मतलब क्या होता है? कि आपको डिलीवरी नहीं होगी, आपको नॉन डिलीवरी के मतलब डिलीवरी के बिना ही आप क्या कर सकोगे? ट्रेड कर सकोगे किसमें? रुपी डेरिवेटिव मार्केट में। मतलब इसका क्या है? सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, बस आपने ये नाम याद रखना है, एनडीएफ, ठीक है, नॉन डिलीवरेबल रुपी डेरिवेटिव मार्केट। इसको इसमें अलाउ कर दिया स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को पार्ट लेने में। कैसे वर्क करेगा? जैसे समझ लो एक व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि जो आज $1 है 85 रुपीज का रख लेते हैं, ठीक है, $1 की वैल्यू रख लेते हैं 85 रुपीज, 85 रुपीज। अब यहां पे क्या है, इसको लग रहा है कि यार ये $1 जो हफ्ते बाद है ना ये 90 पे पहुंच जाएगा, 90 रुपए पे पहुंच जाएगा। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये दाव खेल रहा है कि डॉलर का प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ये आज 85 रुपीज में $1 परचेज करेगा और 7 दिन बाद इसको 90 रुपए में बेच देगा, तो इसको $1 में 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये सोच के चल रहा है। तो यहां पे इसने क्या किया, इसने समझ लो $100 परचेज कर लिए, $100 परचेज कर लिए। तो इसको टोटल अमाउंट पे कितना करना था? 85,000 रुपीज। पर यहां पे इसको 85,000 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? नॉन डिलीवरेबल, आपको डिलीवरी लेने की जरूरत ही नहीं है। अब 7 दिन बाद आइए आप पिक्चर में, ठीक है, जब इसको लग रहा था रेट जो है वो 90 रुपए हो जाएगा, तो इसके पास $100 है, तो $100 90 रुपए के हिसाब से कितना? 9,000 रुपया बनता है। तो इसने 8,500 रुपए दिए नहीं, तो इसको 9,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, इसको क्या मिलेगा? सिर्फ 500 रुपए का जो प्रॉफिट है वो मिलेगा, ठीक है। ये तो बात होगी जब इसको लग रहा था डॉलर जो है वो बढ़ेगा। समझ लो 7 दिन बाद डॉलर का प्राइस हो गया $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। अब क्या हुआ, इसके $100 के कितने पैसे बने? इसके $100 के पैसे बने 8,000, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, इसको 500 रुपए का लॉस हुआ। तो यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा? 500 रुपया देना पड़ेगा। तो यहां पे मतलब आपका जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, रुपी की जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उसमें आपको डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा या मार्जिन ही मिलेगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो जितने का प्रॉफिट हुआ वो पैसा आपको मिल जाएगा, और जितना आपको लॉस हुआ वही पैसा आपको देना है। उसके अलावा कोई भी डिलीवरी के आपको नहीं करनी है। मतलब यहाँ पे जैसे $100 मेरे को अगर खरीदने होते तो मेरे को 8500 रुपीज देने होते,
पर यहाँ पे मेरे को 8500 रुपीज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 दिन बाद अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मेरे को 500 रुपया क्रेडिट हो गया, और 7 दिन बाद अगर मेरे को लॉस हुआ तो ये मैंने 500 रुपया दे दिया। ठीक है, 8,500 से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही है। समझ रहे हो, यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी डिलीवरी नहीं हो रही है, नॉन डिलीवरेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।